हेलो फ्रेंड। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट सीरीज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री। में पहला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। पहला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है अतिथि, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है स्त्री। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि अघन्या का शब्द जो है उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अघन्या का अर्थ जो आप देखिएगा, सर्वप्रथम अघन्या का अर्थ होता है अ मतलब नहीं, अघन्या मतलब जिसे मारा नहीं जा सके, यानी जिसे मारा नहीं जा सके। इन दोनों शब्द का अर्थ मिलकर जो होता है जिसे मारा नहीं जा सके। और ऋग वैदिक काल में गाय को, चूंकि पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, इसलिए गाय को उन्हें बहुत पवित्र पशु माना जाता था। इसलिए इस शब्द का प्रयोग गाय के संदर्भ में किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है। सूची 1 में महाजनपद दिया गया है और सूची 2 में राजधानी दिया गया है। सूची 1 का जब हम पार्ट देखते हैं तो उसमें पहला ऑप्शन है अंग, मत्स्य, वत्स और गंधार। और सूची 2 में जो राजधानी है विराटनगर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में चंपा, ऑप्शन सी में तक्षशिला, ऑप्शन डी में कौशाम्बी। सबसे पहले हम इसको सुमेल करते हैं कि अंग प्रदेश जो है, आपको पता होना चाहिए कि इस अंग जो प्रदेश है वह जो महाजनपद है ये भागलपुर में, बिहार के भागलपुर जिले को प्राचीन काल में अंग जनपद के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी चंपा है। चंपा नदी के किनारे बसे होने के कारण इसकी राजधानी का नाम चंपा पड़ा। दूसरे ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, मत्स्य। मत्स्य जो है ये उत्तर प्रदेश में महाजनपद है वर्धमान में, और इसकी राजधानी जो है यह विराटनगर है। और वत्स जो है ये इसकी राजधानी कौशाम्बी। और गंधार गंधार जो है ये इसकी राजधानी हुई तक्षशिला। इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए का ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन बी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये दोनों कट गया। बी का ए, 2 का ए, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी होता था। दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि अशोक के अभिलेख में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए की तरफ हम देखते हैं कि इसमें मौर्य प्रशासन के संदर्भ में पहला कथन क्या बोलता है कि एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी होता था। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रोनोमोई जो था यह मार्ग पदाधिकारी के रूप में जाना जाता था, जिसे जिले का अधिकारी भी ये होता था। तो ऑप्शन ए क्या हुआ राइट आंसर। फिर ऑप्शन बी की तरफ हम जाते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है। यह भी सही है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन बी भी सही आंसर है। फिर तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं हम, अशोक के अभिलेख में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ था। जहाँ तक हम लोग को पता है कि अशोक के अभिलेख में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हुआ था, ये सही है। और लिपि कौन सी थी, तो इस समय जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। इस अनुसार ऑप्शन तीनों सही है।
1, 2, 3 तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि इक्ता प्रणाली को औपचारिक रूप से किसने शुरू किया था? इक्ता प्रणाली का सबसे पहले अर्थ समझते हैं। इक्ता प्रणाली का अर्थ क्या हुआ? गुलाम वंश में स्पेशली जब आप देखते हैं कुतुम्बनिक ऐबक के टाइम और स्पेशली इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो हो रही है वो इल्तुतमिश के टाइम से हो रही है। इसने साम्राज्य को कई छोटे-छोटे इक्ताओं में, इक्ता यानी छोटे-छोटे भागों में बाँटना। बड़े-बड़े साम्राज्य को छोटे-छोटे भागों में बाँटने को हम इक्ता कहते हैं। इसका उद्देश्य यह था ताकि भू राजस्व का जो संग्रह हो, वो सही तरीके से हो, विकेंद्रीकृत प्रणाली के रूप में इसको जाना गया था। लेकिन इक्ता प्रणाली में एक विशेषता यह है, यह ना तो वंशानुगत थी और ना ही ये ट्रांसफरेबल थी, मतलब हस्तांतरण नहीं होता था। तो ये प्रणाली कहाँ पे हमें सर्वप्रथम देखने को मिलती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कुतुब ऐबक, ऑप्शन बी कह रहा है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कह रहा है बलबन और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। और जो प्रश्न है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इक्ता प्रणाली को औपचारिक रूप से किसने शुरू किया था? ऑप्शन बी जो है इल्तुतमिश जो है इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की तुलना रोम से की थी? आप जानते हैं कि पीटी में विजयनगर साम्राज्य से प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य क्या है? बीपीएससी के लिए, बीपीएससी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय कौन-कौन से राजा हुए, उस समय कौन-कौन से यात्री आ रहे हैं, विदेशी यात्री, और उस समय क्या कार्य थी, वहाँ का शासन पद्धति कैसा था, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है विजयनगर साम्राज्य, वो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न की पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की तुलना रोम से की थी? पहला है निकोलो कोंटी, दूसरा है अब्दुल रज्जाक, तीसरा है डोमिंगो पायस, फिर है फर्नाओ नुनीज। इन चारों ऑप्शन के अनुसार डोमिंगो पायस जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह जो डोमिंगो पायस था ये पुर्तगाली यात्री था। और जब ये भारत आता है और स्पेशली ये जब विजयनगर साम्राज्य की तरफ जाता है, तो वहाँ के भव्यता को देखकर इसकी तुलना उसने रोम से की थी। तो डोमिंगो पायस जो है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीवाने कोही विभाग जो कृषि से संबंधित था की स्थापना किसने की? इसमें कौन सा क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि दीवाने कोही विभाग किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित था। इसकी स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए कह रहा है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी। आप सल्तनत काल में अक्सर पढ़ते हैं कि उसमें कई विभाग की स्थापना हुई है, विभिन्न साम्राज्य के द्वारा अलग अलग विभाग की स्थापना हुई है, ताकि प्रशासन का कार्य, राजस्व संग्रह हो या वहाँ उस टाइम की जो कृषि व्यवस्था थी, इंडस्ट्री की जो व्यवस्था थी या दास से रिलेटेड जो भी व्यवस्था थी, उसका बेहतर तरीके से कार्य हो, इसके लिए विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट बनते थे। और वह डिपार्टमेंट जो था, हर राजा हर साम्राज्य में अलग-अलग नाम से जाना जाता था। इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि दीवानी कोही विभाग जो कृषि से संबंधित थी की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इस विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवाने कोही, जो कृषि से संबंधित था। स्पेशली इस विभाग की स्थापना भू राजस्व के संग्रह करने के लिए, ताकि उसका बेहतर प्रबंधन हो पाए, इसके लिए किया गया था।
और उस टाइम राजस्व का जो मुख्य स्रोत था वो कृषि थी, इसीलिए इस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मुगल शासक को मकबरा से सुमेलित कीजिए, यानी किस मुगल शासक का मकबरा किस स्थान पे है उससे हमें सुमेलित करना है। इसमें ऑप्शन 1 कह रहा है सूची 1 की तरफ बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह। उसी तरह सूची 2 की तरफ हम ऑप्शन ए देख रहे हैं तो सासाराम है, ऑप्शन बी में काबुल है, ऑप्शन सी में दिल्ली और ऑप्शन डी में सिकंदरा। हमें पता है कि बाबर का जो था मकबरा जो है वो भारत से बाहर है, तो इनका मकबरा कहाँ है बाबर का? ये है काबुल। हुमायूं का मकबरा आपको पता है कि हुमायूं का मकबरा बहुत फेमस है, जो दिल्ली में ही स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। अकबर जो था, अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा, सिकंदरा कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। इसी तरह शेरशाह के मकबरा को हम जब देखते हैं तो इनका मकबरा जो है वो सासाराम में है, और सासाराम किस राज्य में है? ये बिहार में है। चलिए इसके अनुसार इसकी सुमेलित करते हैं। तो ए का ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दोनों में बी है, ऑप्शन सी और डी में हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी नहीं है। तो ये दोनों एलिमिनेशन मेथड का ये प्रोसेस है कि सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए, जो आंसर नहीं है उसको एलिमिनेट कीजिए, और तब आपके पास क्या हो जाएगा 50%, यानी दो ऑप्शन में से आपके आंसर निकालना आसान हो जाएगा। उसी तरह दूसरी तरफ हम चलते हैं तो दूसरा है हुमायूं, हुमायूं का क्या है? सी है, 2 का सी हो गया। तो आप देख रहे हैं ए और बी में ए जो है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि मुगल कालीन जो मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल काल में जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसके संदर्भ में हमें विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है? यह व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जात पद से अधिकारी की व्यक्तिगत स्थिति और सवार से घुड़सवारों की संख्या का पता चलता था। ये भी सही। फिर तीसरा जो ऑप्शन है, जहांगीर ने दो अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति की शुरुआत की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जब हम एमसीक्यू बनाते हैं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो इसे आप क्या कीजिए, इसे गोला लगा दीजिए या किसी ब्रैकेट वगैरह में रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका ध्यान इस पे बना रहेगा, नहीं तो अक्सर प्रश्न यहाँ से गलत हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में समझते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था क्या है। मनसबदारी व्यवस्था जो थी उस टाइम मुगल के टाइम में इस व्यवस्था का शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। तब 1556 ईस्वी के आसपास में इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसके तहत छोटे-छोटे मनसब बनाए गए थे और उसके तहत क्या किया गया था, ये भी एक उनके राजस्व संग्रहण की एक पद्धति थी। इससे क्या होता था, मनसबदारी व्यवस्था इसमें चलिए ऑप्शन 1 जो कह रहा है ये व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ये सही है कि यह व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। आप देखते हैं कि विशेषकर जब चंगेज खां के टाइम मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो दशमलव पद्धति पर आधारित थी। तो पहला ऑप्शन सही हुआ। ऑप्शन 2 कहता है कि जात पद से अधिकारी की व्यक्तिगत स्थिति और सवार पद से घुड़सवारों की संख्या का पता चलता है। मनसबदारी व्यवस्था में आप दो प्रकार देखते हैं, एक जात पद देखते हैं, एक सवार पद देखते हैं। जात पद जो दिखाता है, यह जो दिखाता है उसकी व्यक्तिगत स्थिति को दर्शाता है, जबकि सवार पद जो है वो घुड़सवारों की संख्या का पता चलता है, यानी एक आदमी के अंतर्गत कितने घुड़सवार हैं इसकी संख्या का पता चलता है।
और इसी को बाद में जहांगीर ने इसी पद्धति को दू आसपा और सिंह आसपा पद्धति के नाम से शुरू किया था। तो ऑप्शन 3 भी सही है। तो इसके अनुसार कौन-सा ऑप्शन सही है? क्योंकि हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? उपरोक्त में कौन-सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बिहार के इतिहास से रिलेटेड है और अक्सर इस प्रश्न पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो ये बहुत ही फैक्चुअल है और बार-बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस पे ध्यान रखिएगा। पहला कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में बिहार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर से जो आप जानते हैं कि ऑप्शन को देखते हैं। पहला है पीर अली, ऑप्शन बी हुआ अमर सिंह, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी जो है हरे कृष्ण सिंह। ये 4 ऑप्शन है। तो थोड़ा हम समझते हैं कि 1857 का विद्रोह का क्या कारण था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वो बेसिकली पूरे भारत में हुआ था। उसमें बिहार भी एक प्रमुख केंद्र था। इस विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे, जैसे आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति थी, ब्रिटिश की अपनी औपनिवेशिक नीतियां थी। ये सारे कई कारक जिम्मेदार थे। लेकिन अगर तत्कालिक कारण की बात की जाए तो इनफील्ड राइफल का आना था और जिसे कहा जाता था कि इसे मुंह से खोलना होता था। इस विद्रोह में जगह-जगह पे अलग-अलग नेताओं ने इसका केंद्र में भूमिका निभाई और जगदीशपुर से यहाँ पे कुंवर सिंह ने भूमिका निभाई थी। अगर इसके ऑप्शन ए की तरफ हम चलते हैं तो पीर अली जो आप देख रहे हैं ये पटना से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। ये एक पुस्तक विक्रेता थे और विलियम टेलर जो थे उस टाइम वहाँ के वाइसराय थे और उन्हीं के कारण इनको फांसी की सजा हुई। बाद में अमर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। हरे कृष्ण सिंह जो थे ये गया से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए। तो ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पहली बार पूछा जा रहा है स्वराज शब्द का प्रयोग। तो स्वराज शब्द का जब प्रयोग आप देखिएगा तो स्पेशली ये स्वदेशी आंदोलन के टाइम यानी 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें काफी चर्चा में था। और उस 1905 के बंगाल विभाजन के बाद ही 1906 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हो रही है दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। और इसी समय पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। इसके अलग-अलग ऑप्शन को भी देखते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। 1905 में बनारस 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इसी टाइम आप देख रहे हैं कि नरम दल और गरम दल इन दोनों के मध्य मतभेद उभरे थे। 1907 में आप जब ऑप्शन सी की तरफ हम देखते हैं कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, जो 1905 का जो मतभेद था नरम दल और गरम दल के रूप में, वो 1907 में आकर चरम रूप में आ गया और जिसके कारण नरम दल और गरम दल दो अलग-अलग भागों में बट गए। फिर ऑप्शन डी की तरफ हम देखते हैं कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में। इस समय एक बहुत बड़े आंदोलन का बीजारोपण भी होता है 1916 के अधिवेशन में ही।
इसी टाइम रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण आके चंपारण की समस्या के बारे में जानने के लिए गांधी जी को बिहार आमंत्रित करते हैं। तो इस टाइम का बीजारोपण जो है ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पड़ता है। तो इसके अनुसार, अगर प्रश्न के अनुसार आप देखिएगा तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा राव फुले, ईवी रामास्वामी नायंकर, ऑप्शन डी नारायण गुरु। इसमें पूछा जा रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि गुलामगिरी जो पुस्तक थी इसके राइटर जो हैं ज्योतिबा फुले हैं। और ये पुस्तक के बारे में कुछ जानते हैं जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न इससे। गुलामगिरी पुस्तक जो है बेसिकली जो उस समय जो जाति व्यवस्था में जो समस्या थी उस पर प्रहार करने के लिए ये बुक, बेसिकली बुक का जाति व्यवस्था में जो समस्या थी उसको उजागर किया गया था इस बुक के माध्यम से। और इस पुस्तक में ज्योति राव फुले की प्रमुख योगदान था। मतलब यही इन्होंने ही इस बुक को लिखा था। इसके लेखक कौन थे? ज्योतिबा राव फुले। तो ऑप्शन बी क्या हुआ? इसका राइट आंसर हुआ। अब देखिएगा ऑप्शन ए की तरफ हम देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने भी जाति व्यवस्था के खिलाफ काफी कार्य किया है। इन्होंने भी कई ऐसी सोसाइटी बैठाई है जैसे अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास सोसाइटी, इसके अलावा आप 1932 में पूना पूना पैक्ट जो हुआ था ये भी बी आर अम्बेडकर के ही मदद से हुआ था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जब भी इस तरह के प्रश्न आए जहाँ पे ऑप्शन में काफ़ी वेरिएशन हो तो हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ एलिमिनेशन मेथड बहुत कार्य करता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन आए। आपको अगर एक भी आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग अगर आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो आप राइट आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 क्या बोल रहा है कि ब्रह्म समाज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज और ऑप्शन डी जो है रामकृष्ण मिशन। सूची 2 में क्या है? आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके ऑप्शन को हम देखते हैं तो ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। की स्थापना कब हुई थी? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। फिर आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब हुआ था? ये 1875 में। कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी स्थापना लाहौर। दयानंद सरस्वती महाराष्ट्र से थे और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 के आसपास में किया था। ठीक, तो इसके ऑप्शन को मिलाते हैं। ब्रह्म समाज 1 का बी, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑप्शन ए ऑप्शन बी में बी बी है, ऑप्शन सी और डी में नहीं है, तो ये दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। तो अब आपके पास दो ऑप्शन में से राइट आंसर ढूंढना है। तो दूसरा है आर्य समाज 1, 2 का डी, तो 2 का डी, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी में भारत छोड़ो आंदोलन जितने भी बड़े मूवमेंट हुए, 1905 का मूवमेंट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं
इसमें आईएनसी की क्या भूमिका है? इस टाइम जो भी राजनीतिक पार्टियाँ थी या नेता थे, उनकी क्या भूमिका है? इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों के स्तर पे आपको तैयार रहना चाहिए। चलिए प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इसके तहत 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया। ऑप्शन सी बोल रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए वन बाय वन इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत तो भारत छोड़ो आंदोलन पहले जानते हैं कब हुआ था, तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि इस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बैठक हुई थी जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का पहली बार प्रस्ताव आया था, और वो प्रस्ताव कौन लेकर आया था? ऑप्शन ए देखते हैं, इसके तहत 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऑप्शन सही है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके अगले दिन ही यानी 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ये सही है पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं, गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया। ये भी सही है कि 9 अगस्त को उनको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उनको कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस जेल में। आगा खां पैलेस जेल कहाँ है? ये आपके पुणे में है। ऑप्शन 3 के देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। यह भी सही है कि राजेंद्र प्रसाद को भी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और बांकीपुर जेल में रखा गया। ये कहाँ पे जेल है? तो ये पटना में है। तो इसके अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3 ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चंपारण सत्याग्रह 1917 के संबंध में तिनकठिया प्रथा का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए की तरफ हम देखते हैं, उपज का 3/10 हिस्सा लगान देना। ऑप्शन बी कह रहा है प्रति बीघा 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य। फिर ऑप्शन सी में साल में 3 बार फसल उगाना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि नील की खेती पर 3% अतिरिक्त कर। सबसे पहले हम जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो बिहार के लिए पीटी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फैक्ट हैं और कुछ इस आंदोलन के पीछे कारण हैं, इसे हमें याद रखना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह अभी मैंने पीछे बताया आपको कि 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा है, तो उस टाइम ही रामचंद्र शुक्ल जो है एक किसान नेता होते हैं, वो गांधी जी से मिलते हैं और वो उन्हें चंपारण आके किसानों की स्थिति से अवगत होने के लिए आमंत्रित करते हैं। और इन्हीं के बुलावे पे गांधी जी 1917 में चंपारण जाते हैं और किसानों की समस्या को सुनकर, स्पेशली उस टाइम जो किसानों की मुख्य समस्या थी वो थी तिनकठिया प्रथा। तो सबसे पहले समझते हैं कि तिनकठिया प्रथा क्या थी। तो किसानों के पास जो भी जमीन था उसके 3/20वें हिस्से में यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे में से नील की खेती करना अनिवार्य था। इससे क्या हो रहा था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि नील की खेती से भूमि अनुर्वर हो रही थी। दूसरा, नील की खेती को प्राथमिकता देने से खाद्यान्न फसल कम हो रहा था, जिससे वहां पे अकाल ये सब की समस्या उत्पन्न हो रही थी। किसान क्या हो रहा था, चूंकि नील की खेती किस तरह की खेती थी, तो ये नकदी फसल की खेती थी। इसको उपजाने में किसानों को क्या होता था, महाजन से अधिक कर्ज लेना पड़ता था। इससे ये समस्या उत्पन्न हो रहा था, किसान कर्ज जाल में फंसते जा रहे थे और ये शोषण का एक बहुत बड़ा स्रोत बनता जा रहा था। इसीलिए किसान इससे मुक्त होना चाहते थे और गांधी जी के नेतृत्व में
उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया। तो आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में तिनकठिया प्रथा का अर्थ क्या था। उपज का 3/10 हिस्सा लगान देना, नहीं, ये रॉन्ग है। प्रति बीघा 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है, इसको रहने देते हैं। अगली अगली तरफ बढ़ते हैं। साल में 3 बार फसल उगाना, ये भी गलत है। नील की खेती पर 3% अतिरिक्त कर, ये भी गलत है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रति बीघा 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौते के तहत क्या शर्तें मानी गई थी। पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। ऑप्शन बी कह रहा है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। उपरोक्त सभी। हमें बताना क्या है कि क्या शर्तें मानी गई थी गांधी इरविन समझौता। देखिए, सबसे पहले हम गांधी इरविन समझौता 1931 का कुछ बैकग्राउंड जानते हैं कि क्यों हुआ था ये गांधी इरविन समझौता। गांधी जी 1929 में नमक सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कौन सा आंदोलन कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी दौरान ब्रिटिश के स्तर पे आप देखिएगा, तो इस टाइम आप देखिएगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका था। संवैधानिक सुधार की दिशा में ये पहला कदम था ब्रिटिश की का, जो भारत और ब्रिटिश दोनों के सहयोग से होने वाला था। कांग्रेस ने इसमें जो पहला जो 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें गांधी कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया। ने कांग्रेस के कोई भी मेंबर उसमें शामिल नहीं हुए। अब जब वायसराय बनकर इरविन भारत आए तो इनका फोकस इस था किसी भी तरीके से इस बैठक में कांग्रेस को शामिल करना। इसीलिए गांधी जी को उन्होंने इस समझौते के लिए आमंत्रित किया कि आइए बैठते हैं और हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कीजिए और आपकी जो मांगे हैं उसे पूरी करने के लिए एक समझौते पे हम लोग बातचीत करते हैं। और इसी का देन था गांधी इरविन समझौता। तो इनकी क्या क्या शर्तें मानी गई थी। तो पहला था सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, ये सही है। तभी ये गांधी इरविन समझौता होगा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। गांधी जी इसके लिए मान गए। तो ऑप्शन बी की तरफ हम जाते हैं, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। अभी मैंने बताया कि 1930 में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था। तो जबकि गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो ये सही है। फिर राजनीतिक बंदियों की रिहाई, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें स्पेशली जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था उनकी रिहाई की बात की गई थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। तीनों सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी कह रहा है मजहरुल हक। ऑप्शन सी कह रहा है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी क्या कह रहा है अब्दुल बारी। ये चार हैं। और किसके नेतृत्व में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। हमें क्या जानना है कि स्वराज दल के, चलिए इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। स्वराज दल जब हम भारतीय स्तर पे बात करते हैं स्वराज दल की, इसकी कब हुई थी, 1923 में का गठन हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के नेतृत्व में भारतीय स्तर पर स्वराज दल का गठन किया गया था। स्वराज दल के गठन के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीयों के लिए भारत एक ऐसा संविधान तैयार करना जो भारतीयों द्वारा तैयार हो। तो इसी के लिए इसका स्वराज दल की गठन हुआ था और इन दोनों के नेतृत्व में हुआ था। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी। तो जिस प्रकार 1923 में स्वराज दल भारतीय स्तर पे हुआ था, उसी प्रकार बिहार में भी 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी व्यक्तिगत सत्याग्रह। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा किस आंदोलन के दौरान किया गया था? सबसे पहले हम समझते हैं कि आजाद दस्ता का गठन कब हुआ था। इस समय 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे कहते हैं हम। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत आपको पता है कि सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। जयप्रकाश नारायण भी हजारीबाग जेल में थे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जयप्रकाश नारायण उनके कुछ मित्र हजारीबाग जेल से भाग आते हैं और ये लोग मिलकर आजाद दस्ता का गठन करते हैं। कहाँ पर करते हैं? तो नेपाल में। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आजाद दस्ता के गठन का बेसिकली उद्देश्य था जो युवाओं को प्रेरित करना, युवाओं को मार्गदर्शित करना, ताकि आंदोलन एक व्यापक स्तर पे चल सके। इसमें हिंसा और अहिंसा दोनों का इनपुट था। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये ऑप्शन क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो कैबिनेट मिशन बैठक कब हुआ है? 1946 में। उसमें सदस्यों में कौन शामिल नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी लॉर्ड बेवेल। आप देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन जब बैठा 1946 में तो उसमें 3 सदस्य शामिल हुए थे। लॉर्ड बेवेल जो थे उस टाइम वायसराय थे। ये इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि ये तीनों इस बैठक में शामिल हुए थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, लॉर्ड बेवेल। आप कमेंट करके यह बताएं कि स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे और पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर में कौन इसके अध्यक्ष थे और हर का एक डिपार्टमेंट भी मिला था अलग अलग। कौन कौन सा डिपार्टमेंट तीनों को मिला हुआ था? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए सुबनसिरी, ऑप्शन बी लोहित, ऑप्शन सी मानस और ऑप्शन डी महानंदा। सबसे पहले हम प्रश्न पे जाने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से लेके उसके मुहाने तक के का अवलोकन करते हैं। ये भारत का मैप हो गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तिब्बत के पास से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है और ये हिमालय के समानांतर होकर भारत में प्रवेश करती है। तो आप मुझे एक कमेंट करके यह बताएं कि तिब्बत से लेके भारत में प्रवेश करने तक इस नदी को एक खास नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या है? और जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसे दिबांग के नाम से जानते हैं और कई छोटी नदियां जो हैं इससे आकर मिलती हैं। आप बाएं साइड से देखिएगा तो एक नदी आके मिलती है जिसको कहते हैं हम लोहित, और दाएं साइड से इधर से सुबनसिरी, दाएं साइड से ही दूसरी नदी आके मिलती है मानस, और सिक्किम के पास से एक नदी आकर इसमें मिलती है जो बड़ी नदी है ताप्ती। इस तरह कई नदियां जो है ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी अंततः जो है गंगा से मिल जाती है बांग्लादेश में। आप मुझे एक कमेंट करके यह बताएं कि जब नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो चलिए प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? सुबनसिरी सहायक नदी है, लोहित ये भी सहायक है, मानस ये भी सहायक है। ऑप्शन डी जो है महानंदा जो है इसका राइट आंसर है।
चलिए थोड़ा महानंदा के बारे में जानते हैं। महानंदा नदी जो है आप देखिएगा इसके यह नदी जो है बिहार और वेस्ट बंगाल इनके सीमा के पास इसका प्रवाह है। यह नदी का उद्गम जब आप देखते हैं तो ये दार्जिलिंग हिमालय यानी वेस्ट बंगाल से इसका उद्गम होता है और यह जो है बिहार में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। आप मुझे कमेंट करके यह बताइए कि यह नदी बिहार में किस स्थान पे आकर मिलती है और बिहार में इस नदी को एक स्थानीय नाम दिया जाता है, वो क्या है? तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें नदी घाटी परियोजना और नदी इन दोनों को सुमेलित करना है। सूची 1 कह रहा है ऑप्शन 1 भाखड़ा नांगल, सूची 2 का डिहरी बांध, सूची 3 में हीराकुंड ऑप्शन 3 और नागार्जुन सागर। सूची 2 का हम जब ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए कह रहा है भागीरथी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी महानंदी। इन दोनों नदी को आपस में मिलाना है कि कौन सी जो नदी घाटी परियोजना है किस नदी पे है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल जो है ये सतलज नदी पर है। इसी परियोजना को महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। टिहरी बांध जो है यह जो है भागीरथी नदी पे है। तो सतलज बांध हो गया भागीरथी, हीराकुंड जो हो गया ये महानदी, नागार्जुन सागर जो हो गया कृष्णा। अब इसको मिलाते हैं। ए का ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन ए में भी बी है और ऑप्शन सी में भी बी है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये एलिमिनेट हो जाएगा और ए का बी हो गया तो टू का ए, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में मिट्टियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना, यानी किसके बारे में पूछा जा रहा है? भारत की मिट्टियों के संदर्भ में। इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाई जाती है। ऑप्शन बी बोल रहा है काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है और एक कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन 3 जो बोल रहा है वो लेटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण निछालन की प्रक्रिया से होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? मिट्टी के संदर्भ में इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है ये हमें देखना है। पहला, सबसे पहले हम भारत की मिट्टी के संदर्भ में कुछ जानते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में जब बात की जाए तो ये भारत के अधिकांशतः उत्तरी मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। लगभग 40 से 45% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का प्रधानता है। इसकी जो संरचना आप देखिएगा कि बाढ़ द्वारा, नदियों के द्वारा, बाढ़ के मैदान से नदियों द्वारा लाई गई ये मिट्टी है जो अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम है। इसके अलावा आप देखिएगा जो डेल्टाई प्रदेश हैं वहाँ पे भी छिटपुट रूप में पाई जाती हैं। तो पहला जो ऑप्शन बोल रहा है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाई जाती है, तो ऑप्शन ए क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। ऑप्शन बी, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। काली मिट्टी का जब हम बात करते हैं तो ये अधिकांशतः आप देखिएगा दक्कन के पठार, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका उद्गम कैसे हुआ है? तो इसके उद्गम का जो कारण है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा लावा के उद्वेलन से हुआ है। तो ये मिट्टी जो है इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ये सही है। और ये किसके लिए फेमस है? ये स्पेशली काली कपासी मृदा, इसे कहा भी जाता है काली कपासी मृदा, और ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, ये भी सही है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। ऑप्शन 3 जो देखते हैं, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किसके कारण होता है? भारी वर्षा के कारण। और निछालन, ये 2 शब्द है, इस पे ध्यान देते हैं। आप देखिएगा कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है, लेटराइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसके तहत होता है। अधिकांशतः ये वहाँ प्रोसेस होता है जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर, यानी जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे होता है। तो ऑप्शन सही है 3। निछालन की प्रक्रिया को हमें समझना है कि निछालन की प्रक्रिया क्या होती है। अब देखते हैं कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ हो रहा है? जहाँ पे भारी वर्षा है। अत्यधिक भारी वर्षा के कारण यहाँ जो भी घुलनशील खनिज हैं वो घुलकर नीचे की तरफ चले जाते हैं
और जो ऊपर में जो होता है, इसमें भारी खनिज ऊपर रह जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, फेरस ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब जो है ऊपर रह जाते हैं। इस कारण यह मृदा जो होती है कम पोषक तत्व से युक्त होती है और विशेषकर ये बागानी कृषि के लिए जानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन 3 भी जो है सही है। तो प्रश्न क्या पूछा रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन सी जो हो गया इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहा है दोदा बेटा, ऑप्शन बी अनाईमुडी, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी कालसुबाई। इसमें जब हम देखते हैं कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि ऑप्शन ए की तरफ हम देखते हैं तो दोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो दूसरी और जब आप सबसे सबसे ऊंची चोटी बोले तो कौन होगा, अनाईमुडी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन होगा, तो दोडा बेटा। तो ऑप्शन बी जो हो गया इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक थोरियम का भंडार किस राज्य के तटीय बालू में पाया जाता है? थोरियम का भंडार कहाँ मिल रहा है, किस राज्य के तटीय बालू में पाया जाता है? ठीक। ऑप्शन ए बोल रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी हो गया तमिलनाडु। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक थोरियम का भंडार किस राज्य में पाया जाता है। चलिए सबसे पहले हम थोरियम के बारे में थोड़ा जानते हैं कि थोरियम किस प्रकार की खनिज है। थोरियम बेसिकली जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका स्वतः विसर्जन होता है। तो थोरियम जब हम देखते हैं कि भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो ये मोनोजाइट जो बालू हैं उसमें ये पाया जाता है। स्पेशली कहाँ पाया जाता है ये, केरल के जो मोनोजाइट बालू हैं वहाँ पे पाया जाता है। तो इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी जो हो गया वो राइट आंसर। अब मुझे ये बताइए कि जो दूसरा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, वो भारत में कहाँ पाया जाता है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के को सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान में सूची 1 में कह रहा है काजीरंगा ऑप्शन है, ऑप्शन बी बांदीपुर, ऑप्शन 3 सिंपलीपाल, ऑप्शन 4 जो है वो जिम कार्बेट। सूची 2 में जो है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी ओडिशा। इसमें हम राष्ट्रीय उद्यान और राज्य को आपस में सुमेलित करते हैं। काजीरंगा जो है यह जो है असम राज्य में है और स्पेशली आप देखते हैं कि एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर जो है ये कर्नाटक राज्य में है और ये बाघ के लिए भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। सिंपली पाल जो है ये ओडिशा राज्य में है और जिम कार्बेट जो है ये उत्तराखंड राज्य में है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये बायोडाइवर्सिटी जोन भी है। इसके अनुसार ऑप्शन देखते हैं, काजीरंगा 1 का बी, 1 का बी होने की वजह से बी और सी जो होता है ये एलिमिनेट हो जा रहा है। 2 का ए, 2 का ए, तो ऑप्शन ए जो हो गया इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले